मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है, और आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप सभी को पता है कि लूसेंट सीरीज चल रही है, जिसमें लूसेंट के सारे पोर्शन को कंप्लीट किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहाँ वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 4 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो इसकी प्रेरणा जो है तो आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड से। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। तो क्वेश्चन क्या क्या रेज हो सकते हैं? पहला, तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में कहाँ वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में। और किस आर्टिकल से आर्टिकल तक? 36 से 51 तक। और तीसरी चीज़ क्या बोली गई है कि कहाँ से लिया गया है? तो बोल सकते हो कि आयरलैंड से। और क्या इसे कानून सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू किया जा सकता है? तो नहीं लागू किया जा सकता। और इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त है या नहीं है? तो वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। और नीति निर्देशक तत्व जो है तो शासन के लिए आधारभूत तत्व है, इतना आपको याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। इसमें बोला गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, उसको नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। अब भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना का उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। यहाँ पे आ जाएगा कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ समाहित किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व में। कल्याणकारी राज्य से मतलब क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ठीक है, अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से? अब आर्टिकल। तो देखिए यहाँ जो है तो मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो स्किप कर दे रही हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या क्या फैक्ट याद करने हैं अभी तक मैं आपको? फर्स्ट फैक्ट कि डीपीएसपी कहाँ है? तो भाग 4 में। उसके बाद किस आर्टिकल में? तो 36 से 51 में। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। उसके अलावा जो है तो नीति निर्देशक तत्व वैधानिक शक्ति प्राप्त है या नहीं है? तो वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि डीपीएसपी में किसके बारे में बताया गया? तो कल्याणकारी राज्य के बारे में। कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य है? तो असामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। आर्टिकल 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो आप ऐसे याद करेंगे कि आर्टिकल 38 में क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी न्याय से मतलब है। 38 न्याय से मतलब है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? राज्य लोक कल्याण, यानी कि लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। आर्टिकल 39 में क्या है? इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीनों न्याय, लेकिन 39 में जो है तो आर्थिक न्याय प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। अब 39 में कई सारे हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, तो 39 का में क्या बोला गया है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। 39 का में कहा गया। 39 का में बोला गया है कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके।
और इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। तो 39 का में स्त्री और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। 39 का में बोला गया है कि जो सामूहिक हित की सारी चीज़ों का जो है स्वामित्व जो है सभी में बटा होना, यानी कि जैसे कि उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि कोई सामूहिक समूह की जो पैसा होता है उसका स्वामित्व एक इंसान पे नहीं होगा। कहने का मतलब ये है वो सभी में बटा होना चाहिए। अब 39 गा में क्या बोला गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए संकेंद्रण ना हो, यानी धन का समान वितरण हो। ये आप याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। 39 घा पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। तो 39 का फर्स्ट पहले याद करो क्या है, जीविका के पर्याप्त साधन स्त्री और पुरुष, यानी सबसे पहले जीने का पर्याप्त साधन चाहिए। 39 खा में क्या है कि किसी भी भौतिक संपदा का वितरण जो है सामूहिक रूप से होना चाहिए। 39 गा में क्या बोला गया है कि धन का समान वितरण होना चाहिए। और घा में क्या है, स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अब 39 अंगा में क्या है, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जिसकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। कहने का मतलब ये है कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल कोई कार्य नहीं होना चाहिए। और 39 में क्या है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से और नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, यानी कि वातावरण के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले आप याद करोगे कि आर्टिकल 38 में क्या बोला गया है। तो आर्टिकल 38 में आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की वृद्धि के लिए जो है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 39 में क्या बोला गया है, आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया। लेकिन 39 का है, खा है, गा है, अंगा है, चा है। तो का में क्या बोला गया है, का में आप याद कर सकते हैं कि स्त्री और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन। ठीक है, किसका, जीविका के पर्याप्त साधन। फर्स्ट में 39 खा में जो है तो सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन, मतलब कि जो उत्पादन के साधन है उसका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। इतना आप याद कर सकते हो। और गा में क्या है, तो गा में जो है तो धन का समान वितरण होना चाहिए। और घा में स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। और अंगा में क्या बोला गया है कि जो कर्मकार हैं, काम करने वाले, उनके स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरूप कार्य मिलना चाहिए। और चा में क्या है कि स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। और किससे जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। किसका, ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना दिमाग में कि आर्टिकल 40 के तहत क्या बोला गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत, 41 में क्या है, लोक सहायता। लोक सहायता यानी सरकार से सहायता प्राप्त करने का अधिकार। किन किन चीज़ों में, तो किन किन चीज़ों में है, तो ये है काम में है, शिक्षा में है और लोक सहायता में है। ठीक है, और इस आर्टिकल को जो है तो लागू भी किया गया है आर्टिकल 41 को। जैसे 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके तहत वृद्धावस्था पेंशन दिया गया, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ, अन्नपूर्णा, ये सब क्या किया गया है, सहायता दी गई है, जो दिया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 42 में आ जाओ। तो आर्टिकल 42 में क्या है, काम की न्याय संगत और मनोचित मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपबंध। ठीक है, यानी काम का न्याय संगत और मानव अनुसार दशा हो और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको प्रसूति सहायता उपबंध है। ठीक है, 40 में क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में। 41 में लोक सहायता पाने का अधिकार, किसमें, काम में, शिक्षा में और रोजगार में। और 42 में क्या है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा हो और प्रसूति सहायता उपबंध हो। ठीक है, अब आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में क्या है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी,
एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। जो काम करने वाले हैं उनकी निर्वाचन मजदूरी, यानी कि जिस काम के लिए उन्हें हायर किया गया है उसकी मजदूरी, और जो कुटीर उद्योग हैं उनका प्रोत्साहन करना, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना। और ठीक है, और 44 में क्या है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। और 44 यानी 44, तो समान कैसे होंगे, तो समान 44 ही समान है ना, चार चार समान, तो 44 समान है, तो 44 44 यानी कि क्या बोलते हैं, समान सिविल संहिता। और आर्टिकल 45 में जो है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, आप इतना याद रखेंगे कि आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात कही गई है। अब आर्टिकल 46 में क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। किसमें, 46 में। 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य हो, यानी कि पोषण का स्तर, जीवन का स्तर और लोगों के स्वास्थ्य को सुधार करने का जो है तो राज्य का कर्तव्य होगा, आर्टिकल 47 में दिया गया है। आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन है, आर्टिकल 48 में। ठीक है, आर्टिकल 48 का में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण करो, संवर्धन करो, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अब आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 50 यानी ठीक है, 50-50 कर देते हैं, यानी अलग अलग, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। देखो, कुछ आर्टिकल मैं आपको ट्रिक से याद करा देती हूँ। जैसे आर्टिकल 40 को आप याद रखेंगे, ग्राम पंचायत के बारे में है, ठीक है। और आर्टिकल 41 में क्या बोला गया है कि कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। अब क्या है, काम है, शिक्षा है और रोजगार है, ठीक है, ये हो गया। अब आर्टिकल आप 42 में आ जाओगे, तो 42 में क्या हो जाएगा, तो 42 में यह है काम की न्याय संगत और मनोदशा, यानी कि अगर आप पूछे गए कि प्रसूति सहायता उपबंध, आर्टिकल 42 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रसूति सहायता उपबंध, ठीक है, ये आप तीनों याद करेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और आर्टिकल 43 में क्या हो जाएगा, तो 43 में कर्मकारों की निर्वाचन मजदूर कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अगर आ जाएगा छोटे छोटे उद्योग यानी कुटीर उद्योग, 43 ती तीन 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 क्या होते, तीन लोग कहाँ पे होंगे, जैसे 43 से आ जाएगा 3, तो 3 लोगों का क्या होगा, छोटा उद्योग होगा, तो कुटीर हो जाएगा, तो कुटीर उद्योग 43 में है। 44 में 44 यानी कि समान नागरिक सहायता किस में आ जाएगा, तो 44 में आ जाएगा। अब 45 में तो याद ही करना है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात कही गई है, और 46 में ST SC OBC के बारे में बात कही गई है, और 47 में जो है तो पोषाहार स्तर, जीवन को स्तर ऊंचा उठाने, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है 47 में। 47 वर्ष के लोगों को क्या चाहिए, जैसे 47 आर्टिकल 47 में 47 वर्ष के लोग का क्या होना चाहिए कि भाई उनका पोषण स्तर अच्छा रहे, जीवन का स्तर अच्छा रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक है ना, 47 में। अब 48 में क्या बोला गया है, कृषि और पशुपालन का संगठन, 48 यानी 48, 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। तो आप 48 काम याद कर लेंगे, जब कृषि और पशु के बारे में बात आ गई तो पर्यावरण के बारे में बात आ गई, तो पर्यावरण 48 काम हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। अब 49 में आप याद रखेंगे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान है, वस्तु हैं, उनका संरक्षण करना है। अब आर्टिकल 50 तो 50 यानी अलग अलग, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, और 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना। क्या हो गया, हिंदी को प्रोत्साहन देना, हिंदी को प्रोत्साहन देना। अब एक बार अगर मैं आपको रिवीजन करा दूं, तो सबसे पहली चीज़ कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में है, आयरलैंड से लिया गया है, देश के शासन के लिए महत्वपूर्ण है, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है, ठीक है। आर्टिकल जो है तो नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 40 में जो है तो ग्राम पंचायत के बारे में है। आर्टिकल 41 में जो है तो काम की आर्टिकल 40 में लोक कल्याणकारी लोक कल्याण मतलब लोक सहायता पाने का अधिकार है, जिसमें से काम में है, शिक्षा में है, रोजगार में है। 42 में प्रसूति सहायता उपबंध है। 43 में क्या हो जाएगा, 43 से 3 आ जाएगा, 3 का मतलब होता है कि 3 लोग किस में आएगा, तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन में आ जाएगा, ठीक है।
और 44 में यानी कि 44 समान है तो समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 45 में जो है तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। अब आर्टिकल 46 की बात किया जाए तो एसटी, एससी और ओबीसी के बारे में है। और आर्टिकल 47 में क्या है, जो 47 वर्ष का लोग बुजुर्ग हो जाएगा उसके जीवन को अच्छा बनाने के लिए पोषण चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो वो सब के बारे में है। 48 में जो है तो कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है, कृषि और पशुपालन। और 48 का में जो है तो पर्यावरण के आ जाएगा, ठीक है, पर्यावरण। और 49 में क्या हो जाएगा तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनका संरक्षण हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के बारे में। 50 में जो है 50 यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का या विधायिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। और 51 में क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, ठीक है, ये आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 38 में आप याद कर सकते हैं कि सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया। 39 में भाई आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया है, जिसमें 39D जो है तो वो है कि समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन। और 39A में अगर कर सकते हैं तो जीविका का पर्याप्त साधन स्त्री और पुरुष के लिए, ठीक है। अब है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर क्या है। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, पहला है नीति निर्देशक सिद्धांत, आपको याद है। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। वर्णन भाग 4 में है और इसका वर्णन मौलिक अधिकार का भाग 3 में है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये लागू कराया नहीं जा सकता है। और मौलिक अधिकार समाज की मतलब नीति निर्देशकता तो समाज की भलाई के लिए, समाज की भलाई का मतलब स्वास्थ्य के बारे में बोला गया है, शिक्षा के बारे में बोला गया है, रोजगार के बारे में बोला गया है, प्रसूति सहायता बंद के बारे में बोला गया है, तो ये क्या है, समाज की भलाई के लिए है। और मौलिक अधिकार जो है तो व्यक्ति के अधिकार के लिए है, किसका, व्यक्ति के अधिकार के लिए। जैसे व्यक्ति की अगर स्वतंत्रता छीनती है तो न्यायालय जाता है, तो व्यक्ति के अधिकार के लिए। और इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, राजनीतिक मान्यता यानी कि जब राजनीति के लोग जैसे कि कार्यपालिका में, विधायिका में बैठे लोग अगर जब चाहेंगे तभी ये अधिकार हमें देंगे। लेकिन मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है, अगर हमें नहीं मिलता है तो हम न्यायालय जाके उसे लागू करवा सकते हैं। और यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। मौलिक अधिकार मतलब नीति निर्देशक तत्व तो सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यानी कि सरकार जब चाहेगा तभी नीति निर्देशक तत्व तो, जो है हमें लागू करेगा। लेकिन यह सरकार के महत्व को घटाता है, ये तो संविधान में ही लिख गया है, तो ये सरकार के महत्व को घटाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य सरकार, अगर सरकार लागू नहीं करेगा तो नागरिकों को नहीं प्राप्त होगा, लागू करेगा तभी प्राप्त होगा। और ये मौलिक अधिकार जो है तो यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो क्या क्या है वो मतलब कि अंतर, तो पहला नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है तो यूएसए से। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है और मौलिक अधिकार भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय द्वारा नहीं लागू कराया जा सकता है, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज की भलाई के लिए होता है और मौलिक अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए। नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे राजनीतिक मान्यता है, मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। और यह सरकार के अधिकार को बढ़ाता है और यह सरकार के अधिकार को घटाता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।